Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Pressure and Wind of Class 11 Geography, chapter number 9. So first of all, if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. You can also join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's topic, Pressure and Wind. The velocity and direction of the wind are the net result of wind generating forces. So लास्ट वीडियो में हमने उन तीन फोर्सेस के बारे में डिस्कशन की थी जो कि विंड की डायरेक्शन एंड वेलोसिटी को अफेक्ट करती हैं. तो वो तीन फोर्सेस थी फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरिलेस फोर्स. तो ये तीनों ही जो फोर्सेस हैं ये मिलकर विंड की डायरेक्शन को और उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड को अफेक्ट करती हैं. The winds in the upper atmosphere, around 2 to 3 kilometers above the surface, are free from frictional effect of the surface and are controlled mainly by the pressure gradient and Coriolis force. So last video में हमने पढ़ा था कि normally surface से अगर हम ऊपर जाएंगे, आसमान की तरफ जाएंगे, तो लगभग 1 से 3 किलोमीटर तक का जो एरिया रहता है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव रहती है. ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एयर पे काम करती है. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि लगभग 2 to 3 किलोमीटर अबव द सरफेस आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल अफेक्ट. इसका मतलब कि अगर आप सरफेस से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, इस लेवल के बाद ऊपर चले जाओगे, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं देखने मिलती है. तो इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर जगह पे एकदम सेम जो एरिया है उस पे फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा. मतलब कि हो सकता है किसी जगह पे 1 किलोमीटर तक के दायरे में ही फ्रिक्शन का फोर्स लगे. हो सकता है कुछ जगह ऐसी हो जिनमें ऊपर 3 किलोमीटर तक का फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है. हो सकता है कुछ जगह ऐसी हो जिनमें 2 किलोमीटर पे ही फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर फिर फ्रिक्शन का फोर्स अफेक्ट नहीं कर रहा है. तो मतलब कि ये चीजें बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है. अर्थ बहुत बड़ी है और अर्थ पे अलग अलग लेटीट्यूड पे, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग जो फ्रिक्शन के फोर्सेस है वो दिखने मिल सकते हैं. तो ऑन एन एवरेज बस आप एक चीज याद रख लो, चाहे तो 1 से 3 किलोमीटर वाला याद रख लो कि जो फ्रिक्शन है वो 1 से 3 किलोमीटर पे काम करती है, और उसके बाद मतलब 1 से 3 किलोमीटर के ऊपर अगर जाओगे फिर फ्रिक्शन का फोर्स काम नहीं करेगी, फ्रिक्शन जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी. या फिर आप ये 2 to 3 किलोमीटर वाला याद रख लो. एक चीज एग्जाम में लिख लेना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्योंकि ये दो इसलिए अलग अलग नंबर लग रहे हैं क्योंकि हर जगह पे सेम नहीं है. सो 2 to 3 किलोमीटर कहीं कहीं पे होगा या 1 to 3 किलोमीटर कहीं कहीं पे होगा. मेन बात यह है कि सरफेस से मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो यहां तक आपको फ्रिक्शन का फोर्स महसूस होगा. इसके ऊपर, इसके बियॉन्ड 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो फिर फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा या लगेगा ही नहीं. इसके बाद जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा. सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ काम करता है? सरफेस पे काम करता है. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स कम होने लगता है, और फ्रिक्शन का फोर्स महसूस कहां तक होगा? 3 किलोमीटर तक लगभग महसूस होता है. उसके बाद है when isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by Coriolis force and the resultant wind blows parallel to the isobar. तो अभी हमने देखा कि 2 से 3 किलोमीटर पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगती. अब फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं लगती, बट बाकी जो दो फोर्सेस हैं, मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरिलेस फोर्स, ये एक्टिव रहती हैं. मतलब ये ऊपर आप 100 किलोमीटर पे चले जाओ, 1000 किलोमीटर पे चले जाओ, यहाँ पे आपको प्रेशर ग्रेडियंट नजर आएगा. मतलब प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स जो है वो एक्टिव रहते हैं. When isobars are straight and when there is no friction. अब क्या बोल रहे हैं कि जब आइसोबार स्ट्रेट रहते हैं, इस तरीके से एक लाइन में रहते हैं आइसोबार की, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है वो इस तरीके से स्ट्रेट बन रही है. तो जब आइसोबार स्ट्रेट रहते हैं तो उस केस में क्या होता है, अगर ये स्ट्रेट आइसोबार्स 2-3 चीजों के साथ और मिल जाते हैं, इन्हें 2-3 चीजों का और साथ मिल जाता है, तो फिर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स देखने मिलती हैं. तो स्ट्रेट आइसोबार के साथ साथ कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें. तब क्या होगा, जो विंड्स ब्लो करेंगी, जो विंड्स चलेंगी, वो आइसोबार से पैरेलल होंगी, और इस विंड को हम क्या बोलेंगे? जियोस्ट्रॉफिक विंड. तो इसको हम बना के देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ इस तरीके से 2 आइसोबार हैं. ये 2 आइसोबार हैं, स्ट्रेट है ये इस तरीके से,
अब ये हाई प्रेशर वाला आइसोबार है, ये लो प्रेशर वाला आइसोबार है, और ये हम सरफेस से ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड 3 किलोमीटर। आप आसमान में 3 किलोमीटर के ऊपर जब चले जाओगे, जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, अगर इसको मैं थोड़ा सा और 3D में बना के दिखाऊं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आए, सो कुछ इस तरीके से मान लो। तो यहाँ पे क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, बट हम इस सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर गए हैं, हम ऊपर चले गए हैं आसमान में जहां बादल वगैरह है। सो बियॉन्ड 3 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो विंड चलेंगी, अब ये अपर लेयर में अपर सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब कि आसमान में जमीन से काफी ऊपर सर्कुलेशन हो रहा है, हवा चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बोला इधर पे हाई प्रेशर है और इस पॉइंट पे लो प्रेशर है, ठीक है। ये दो आइसोबार है, ये दो आइसोबार है, एक ये है और एक ये है। तो इसके बीच में अगर मैं बनाऊं, बीच में भी और आइसोबार्स आएंगे इस तरीके से, ये स्ट्रेट आइसोबार्स हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे विंड चलेगी, तो विंड जो है वो सीधा जाने की बजाय कर्व कर जाएगी। क्यों कर्व करेगी? क्योंकि कोरिलेस फोर्स है। तो दो फोर्स अब यहाँ पे काम कर रही हैं, एक तो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जा रही है, एंड दूसरी है कोरिलेस फोर्स जो कि इसको कर्व करेगी। तो इस तरीके से ये हल्की सी कर्व होके विंड जो है वो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बना के दिखाऊं तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे काम कर रही है, डार्क ब्लू से जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, एंड पर्पल से यहाँ कोरियोलिस फोर्स है। तो विंड और आगे जाएगी जितना जितना हायर लैटिट्यूड पे जाएगी। हायर लैटिट्यूड मतलब मान लो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, फिर ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 40 डिग्री लैटिट्यूड है, ऐसा मान लो, फिर आगे 50 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। तो लैटिट्यूड तो कहीं पे भी हम एज्यूम कर सकते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के मतलब आसमान में, एटमॉस्फेयर में। तो लैटिट्यूड तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो इमेजिनरी लाइंस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे जो विंड्स हैं वो इक्वेटर से पोलर रीजन्स की तरफ जाती जाएंगी, तो क्या होगा, जो कोरिलेस फोर्स है वो बढ़ेगी, वो और ज्यादा एक्सट्रीम या स्ट्रांग होती जाएगी। तो जितनी ज्यादा स्ट्रांग कोरिलेस फोर्स होगी उतना ज्यादा कर्व होगा। तो अब जो विंड है वो और ज्यादा कर्व करेगी इस तरीके से। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसको इस तरीके से वो कर रही है, और जो कोरिलेस फोर्स है वो इस तरीके से इस पे प्रेशर डाल रही है। ये और आगे जाएगी, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ऐसे हो जाएगी, और कोरिलेस फोर्स इस तरीके से इस पे काम कर रही होगी। तो मतलब वो जिस भी डायरेक्शन में विंड है वो उसको और ज्यादा राइट में, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो और ज्यादा राइट में ढकेलने की कोशिश करेगी कोरिलेस फोर्स। अगर सदर्न हेमिस्फेयर है तो जितना कर्व ऑलरेडी हो चुका है उस कर्व में और ज्यादा लेफ्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगी सदर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो विंड है वो एकदम ऊपर इस तरीके से चली जाएगी, एकदम पूरी कर्व कर जाएगी। और अब इस पॉइंट पे आप देखोगे तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से है, और जो कोरिलेस फोर्स है वो ऐसे है। तो अब देखोगे कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है एंड जो कोरिलेस फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई हैं और इक्वेट कर रही हैं। अगर इस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है तो इसके जस्ट अपोजिट में इक्वल मात्रा में कोरिलेस फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसको राइट की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब एक इक्वल मात्रा से उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, एक इक्वल मात्रा से नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब ऐसा समझ लो कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो इसे लेफ्ट की तरफ खींच रही है, और जो कोरिलेस फोर्स है वो इस विंड को राइट की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों ही जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इक्वल मात्रा में हो रही हैं। तो हवा ना राइट होगी ना लेफ्ट होगी, वो सीधा सीधा चलती जाएगी, वो सीधा सीधा चलती जाएगी। और जब वो सीधा चलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो विंड है वो आइसोबार के पैरेलल हो गई। जब वो यहाँ पे सीधा चलेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, विंड आइसोबार के पैरेलल हो गई। आइसोबार इस तरीके से था, सेम डायरेक्शन में अब विंड बह रही है इस तरीके से। तो अब अल्टीमेटली जो विंड है वो आइसोबार के पैरेलल चलने लगेगी। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये पैरेलल क्यों चल रही है, क्योंकि कोरिलेस फोर्स एंड जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करने लगी है। तो ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। सो ब्लू कलर से मैंने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनाई है, एंड जो पर्पल कलर है उससे कोरिलेस फोर्स बनाई है।
और ये सारी चीजें जो हैं वो एटमॉस्फेयर में हायर हाइट्स पे हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जो कोरिलेस फोर्स है वो काम करने लगी है। और विंड कैसे चल रही है? विंड ऐसे चल रही है, ये आइसोबार के पैरेलल चल रही है। ठीक है, तो ये था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसा होगा। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे है, कोरिलेस फोर्स नीचे की तरफ है इस तरीके से, और जो विंड है वो इस तरीके से चल रही है। तो इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो आइसोबार्स हैं, एक 704 मिलीबार का है, एक 708 मिलीबार का आइसोबार है, ये दोनों पैरेलल हैं और अब हवा इनके जो विंड है ये इनके पैरेलल चलने लगी है। अगर सदर्न हेमिस्फेयर को भी 3D में बना के देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें अब इस वाले को 0 डिग्री ले लेते हैं और ये साउथ की तरफ आ रहा है, मतलब कि इक्वेटर से नीचे की तरफ है ये। तो यहाँ पे इसको 10 डिग्री लैटिट्यूड, इसको 20 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 50 डिग्री लैटिट्यूड ऐसे ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। देखो ये बहुत ही इमेजिनरी चीजें हैं, क्योंकि जो इक्वेटर होता है उस पे एक्चुअली लो प्रेशर होता है। तो इसको चलो आप कुछ और ही ले लो, इसको आप 10 डिग्री ले लो भले ही। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, इसी लैटिट्यूड पे होता है, इस चीज पे मत जाना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। किस लैटिट्यूड पे कितना हाई प्रेशर कितना लो प्रेशर होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाले एग्जाम्पल को रियलिस्टिक मत लेना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने एक तरफ हाई प्रेशर बना दिया, एक तरफ लो प्रेशर, और ये सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में हमने पढ़ा है कि जो कोरिलेस फोर्स है वो विंड को लेफ्ट की तरफ डेविएट कर देती है। अभी जो लेफ्ट और राइट है ना, ये विंड का लेफ्ट और राइट होगा, आपका लेफ्ट और राइट नहीं। विंड जिस डायरेक्शन में चलेगी उसका लेफ्ट और राइट। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मान लो, अब मैं ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करूं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर विंड ऐसे चल रही है तो वो राइट तरफ डेविएट करेगी इस तरफ। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर विंड नीचे की तरफ आ रही है तो वो राइट तरफ डेविएट करेगी, तो वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। जो विंड है वो अपने राइट में करेगी। अब ये दिखने में आपको क्या लग रहा है कि ये आपका लेफ्ट है, आपका लेफ्ट है, बट विंड का ये राइट है, तो विंड अपने राइट में डेविएट करेगी। सिमिलरली अब मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो सदर्न हेमिस्फेयर में अगर विंड इस तरीके से जा रही है, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर है, अगर इस तरीके से जा रही है तो वो अपने लेफ्ट में डेविएट करेगी, मतलब कि वो इस तरीके से डेविएट करेगी। बट अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर उल्टा कर दो, ऊपर हाई प्रेशर और नीचे लो प्रेशर, अब विंड सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे डेविएट करेगी? जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे आएगी, तो वो अपने लेफ्ट में डिविएट करेगी। अपना लेफ्ट मतलब कि ये आ रही है इस तरीके से अपने लेफ्ट में, उसके विंड के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो विंड अपने लेफ्ट में डिविएट करेगी, तो इस तरीके से चलेगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या बनाया कि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरीके से आ रही है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है, तो इसमें विंड जो है वो अपने लेफ्ट में डेविएट करेगी इस तरीके से। यहां से अगर आएगी, चलो कंपैरिजन के लिए इनका हाई प्रेशर लो प्रेशर सेम डायरेक्शन में ही ले लेते हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर में भी जो हाई प्रेशर है वो यहाँ पे है, नीचे है, और लो प्रेशर ऊपर है। ठीक है सदर्न हेमिस्फेयर, बट अब मैंने क्या कर दिया कि जो हाई प्रेशर एरिया है वो यहाँ पे है और लो प्रेशर एरिया यहाँ पे है। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे जाएगी? तो जो हवा है वो अपने लेफ्ट में डेविएट करेगी इस तरीके से। तो हमने यहां से शुरू किया, लेफ्ट में डेविएट करी। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो ऐसे चला है, वो ऐसे चल रही है, और जो कोरिलेस फोर्स है वो ऐसे चल रही है। और आगे जब हवा जाएगी तो ये और डेविएट करेगी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे चल रही है और जो कोरिलेस फोर्स है वो ऐसे चल रही है, लेफ्ट की तरफ इसको डेविएट कर रही है। फिर और आगे जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी एंड अल्टीमेटली जो हवा है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो ऐसे काम कर रही थी और कोरिलेस फोर्स जो है वो ऐसे काम कर रही थी, और यहाँ पे एकदम ही अपोजिट हो गई। तो अल्टीमेटली ऊपर जाकर क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरिलेस फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने लगेंगी, तो जो ये विंड है वो आइसोबार के पैरेलल चलने लगेगी, तो विंड ऐसे चलने लगेगी। तो ये सदर्न हेमिस्फेयर में कुछ इस तरीके से हवाएं चलेंगी। अगर आप विंड की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हम वापस से एक बार देख सकते हैं कि मान लो ये हमने अर्थ बना दी, ठीक है, और बीच में हमने क्या किया, ये इक्वेटर है 0 डिग्री का, ऊपर हमने ये दो लाइनें बना दी, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऊपर ये आर्कटिक सर्कल, ऐसा समझ लो, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंटार्क्टिक सर्कल।
तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ। अब इसमें हवाएं कैसे चलेंगी? तो यहाँ पे मान लो हमने इक्वेटर पे लो प्रेशर माना, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर और पोल पे एकदम हाई प्रेशर। हमने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में भी देखा था कि कुछ इसी तरीके से इक्वेटोरियल लो होता है, फिर सब ट्रॉपिकल हाई होता है, फिर सब पोलार लो होता है और फिर पोलार हाई होता है। इस तरीके से विंड डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड का, ठीक है, जनरल। अब इसमें नीचे भी सेम चीज होगी, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे सब पोलार लो होगा और यहाँ पे पोलार हाई प्रेशर होगा। अब इसमें अगर हम विंड देखें तो विंड हाई टू लो चलेंगी, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं आएंगी तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है इसको डेविएट कर देगी, तो कोरियोलिस फोर्स इसे राइट की तरफ डेविएट करेगी और इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा ये, तो हवा का राइट है ये, ठीक है। तो इसमें हवाएं इस तरीके से चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यही चीज अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कैसे चलेंगी, तो यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड को लेफ्ट तरफ डेविएट करेगा, तो हवा जो है वो अपने लेफ्ट में, विंड ऐसे जा रही है तो इसका लेफ्ट क्या हुआ? ये, तो विंड इस तरीके से डेविएट करेगी, विंड की डायरेक्शन ये रहेगी। इसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेगी। अब मैं यहाँ पे अगर बनाऊं, यहाँ पे हवाएं कैसे चलेंगी, तो यहाँ पे विंड जाएगी बट अपने राइट में टर्न कर जाएगी, तो इसका राइट अब ये होगा। जब वो ऊपर की डायरेक्शन में चल रही है तो वो अपने राइट में टर्न कर जाएगी इस तरीके से, और जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी तो इस तरीके से विंड जो है वो अपने राइट में टर्न कर जाएगी। सिमिलरली अब यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब इस वाले एरिया में हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवाएं जाएंगी तो क्या होगी? हवा आएगी बट वो अपने लेफ्ट में टर्न कर जाएगी। इसका लेफ्ट क्या है? इसका लेफ्ट होगा ये, तो हवा इस तरीके से टर्न कर जाएगी। और यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब जाएगी तो ये अपने लेफ्ट में टर्न करेगी इस तरीके से। तो ये पूरा विंड की डायरेक्शन रहेगी और कोरियोलिस फोर्स की वजह से, मतलब इस तरीके से जो विंड है वो थोड़ी कर्व हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट तरफ। द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो लास्ट वीडियो का और इस वीडियो में चीजें कुछ रिपीटेड हैं क्योंकि इनके पैराग्राफ में इन लोगों ने कुछ चीजें रिपीटेड की हैं। तो लास्ट वीडियो में भी इन्होंने साइक्लोन की बात की थी, इसमें भी साइक्लोन की बात की है, बट इस वाली वीडियो में थोड़ा सा इन लोगों ने डिटेल में बात की है, हालांकि सेम डिटेल हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो लो प्रेशर के अराउंड जो विंड सर्कुलेट करती हैं उनको हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, एंड अराउंड अ हाई इट इज कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और हाई प्रेशर के अराउंड जो हवाएं सर्कुलेट करती हैं, चलती हैं, उन्हें हम एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लो प्रेशर में हवाएं होती हैं वो साइक्लोन लाती हैं और हाई प्रेशर में साइक्लोन नहीं आता है। हाई प्रेशर में जब हवाएं घूमती हैं तो उसमें साइक्लोन नहीं आता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? एंटी साइक्लोनिक, मतलब साइक्लोन के अपोजिट, या यहाँ पे साइक्लोन नहीं आएगा। सो ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। The direction of winds around such systems changes according to their location in different hemisphere. तो डायरेक्शन क्या होगी विंड्स की? वो मतलब क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये डिपेंड करेगा वो किस हेमिस्फेयर में है। इसका मतलब ये है, हमने जैसा लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो ये बीच में मैंने इक्वेटर बना दिया। अब ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे जो विंड सर्कुलेशन है वो कैसे होगा एंड सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे होगा। तो सबसे पहले लो प्रेशर का देख लेते हैं। सो यहाँ पे लो प्रेशर में क्या होगा कि मान लो यहाँ हाई प्रेशर से कोई हवा जो है इस तरफ आ रही है, तो ये अपने राइट में टर्न कर जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ से भी कोई हवा आई, ये अपने राइट में टर्न कर गई, यहाँ से भी हवा आई, ये अपने राइट में टर्न कर गई, हवाई अपने राइट में टर्न कर गई। अब आप इनको देखो कि ये वाली जो हवाएं हैं, इसका ये जो टर्न वाला है ये किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से ये हवाएं बीच में रोटेट कर रही हैं, ठीक है। ये सर्कुलेशन जो होगी हवा की, इसके अलोंग कैसे होगी? इस तरीके से हवा जो है इस लो प्रेशर के अलोंग मूव करेगी। अब आप देखते हो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी 12, 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से चलती है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो घड़ी जो है, घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे घड़ी, मतलब ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ये ऐसे हो रहा है, मतलब अपोजिट हो रहा है, क्लॉक के अपोजिट हो रहा है। क्लॉक तो ऐसे चलती है बट यहाँ पे हवाएं ऐसे चल रही हैं, मतलब ये जो सर्कुलर मैनर में लो प्रेशर के अराउंड जो सर्कुलर मैनर में हवाएं चल रही हैं, ये
एंटी क्लॉकवाइज हैं, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन बनता है, साइक्लोन बनने की जो डायरेक्शन रहती है, साइक्लोनिक जो विंड्स होती हैं वो कैसे चलती हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, एंटी का मतलब अपोजिट। तो जैसे हमने देखा एंटी साइक्लोन की साइक्लोन के अपोजिट, इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, अब सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हम देखें, सदर्न हेमिस्फेयर में लो प्रेशर के अराउंड किस तरीके से जो विंड्स हैं वो काम करेंगी। तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट डायरेक्शन में विंड्स मूव करती हैं। तो यहां से कोई हवा आई, यहाँ पे क्या होगा, यहां से कोई हवा आई, अभी अपने लेफ्ट तरफ मूव करेगी इस तरीके से। ये हवा आई इधर से ऐसे, ये ऐसे, ये हवा ये अपने लेफ्ट में करेगी, ये अपने लेफ्ट में। अब इन मुड़ती हुई हवाओं की डायरेक्शन देखो, ये ऐसे मुड़ रही हैं, मतलब कि ये क्लॉक की डायरेक्शन में मुड़ रही हैं। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन बनेंगे वो किस तरीके के होंगे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। मतलब वो जो घूमेंगे इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन बनते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन बनते हैं। अब यहां तक की बात तो हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, बट अब बात करते हैं हाई प्रेशर की, कि सदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हाई प्रेशर में विंड्स कैसे काम करेंगी। तो हाई प्रेशर में जो विंड्स है वो किस तरीके से काम करेंगी। अब मान लो हम मान रहे हैं कि बीच में हाई प्रेशर है, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है। हाई प्रेशर में क्या होता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। मतलब अगर यहाँ पे बीच में हाई प्रेशर है तो यहाँ पे कोई लो प्रेशर है, यहाँ पे कोई लो प्रेशर है, तो हवाएं इस हाई प्रेशर से निकल के लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। अब ये कर्व कैसे करेंगी, ये घूमेंगी कैसे। ठीक है, तो अगर हवा यहां से आ रही है हाई प्रेशर से, यहाँ पे कोई लो प्रेशर है उसकी तरफ जा रही है, तो ये वाली जो हवा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो कोरियोलिस फोर्स से राइट डायरेक्शन में इसको डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका राइट क्या होगा, इस हवा का राइट होगा ऐसे, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां से हवा आ रही थी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी इधर पे, ये अपने राइट में, ये अपने राइट में। अब आप देखो कि ये जो हवाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये कन्वर्ज नहीं हो रही। तो साइक्लोन का तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि साइक्लोन कैसे बनता है, जब चारों तरफ से हवाएं एक दूसरे की तरफ आ रही हो। बट इस केस में क्या हो रहा है, हवाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनेगा। इसीलिए हाई प्रेशर वाले एरिया को क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोनिक कहते हैं। यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनेगा। ठीक है, और एंटी साइक्लोनिक एयर की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से ये जो हवाएं हैं वो ऐसे चल रही हैं। तो मतलब यहाँ पे हवा क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज टर्न हो रही है। ठीक है, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में हाई प्रेशर का एग्जांपल देखें, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, यहाँ पे भी जो चारों तरफ है लो प्रेशर है, बीच में हाई प्रेशर है, तो चारों तरफ के लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी। इसका मतलब हवा जो है इस तरीके से आएगी। अब ये अपने लेफ्ट तरफ मुड़ेगी, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इसका लेफ्ट ऐसे होगा, तो हवा इस तरीके से आएंगी, इस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरियाज की तरफ जाएंगी। अब ये अगेन यहाँ पे क्या है, जो विंड है वो कन्वर्ज नहीं हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। विंड जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, हाई प्रेशर से दूर जा रही है, लो प्रेशर की तरफ जा रही है। तो ये हाई प्रेशर वाला जो पॉइंट है ये एंटी साइक्लोनिक है, एंटी साइक्लोनिक है। एंड यहाँ पे अगर आप इसकी मूवमेंट देखोगे विंड की, तो वो ऐसे मूव कर रही है, मतलब ये जो डायरेक्शन है विंड की वो ऐसी है, इस तरीके से है, जो कि है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये चीज आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप इसको अपने हाथ से बना के देखना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ टिल्ट करेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ हवाएं टिल्ट करेंगी। तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कहाँ पे साइक्लोनिक है, कहाँ पे एंटी साइक्लोनिक है, किस तरीके से जो हवा की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। The wind circulations at the Earth's surface around low and high on many occasions is closely related to the wind circulation at higher level. अब विंड का जो सर्कुलेशन है सरफेस पे किस तरीके से होगा, मतलब कि सरफेस पे जो हाई प्रेशर है या सरफेस पे जो लो प्रेशर है उस पे हवा किस तरीके से चलेगी, वो डिपेंड किस पे करता है कि ऊपर हायर लेवल पे आसमान में किस तरीके का सर्कुलेशन हो रहा है। जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल कन्वर्ज एंड राइज। जो लो प्रेशर एरिया है उसमें जनरली क्या होता है कि हवा जो है वो कन्वर्ज करती है और राइज करती है। तो इसमें अगर हम सरफेस एंड
हायर लेवल एटमॉस्फेरिक वो एरिया बना के देखें, तो उसमें मान लो नीचे ये सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, एंड इसके ऊपर यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में हायर लेवल है। अब इसमें हवाएं कैसे चलेंगी? अगर यहाँ लो प्रेशर है तो लो प्रेशर में हवाएं क्या करेंगी? वो कन्वर्ज करेंगी एंड राइज करेंगी। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है? सरफेस पे लो प्रेशर हमने बोला, कन्वर्ज करने का मतलब है ये एक दूसरे की तरफ आएंगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये राइज करेंगी। यहाँ पे क्या होगा? उसके बाद हवा जो है ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेंगी, और ऊपर वाले जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो कैसा होगा? यहाँ भी जो हवा है वो इस तरीके से चल रही होगी ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। तो ये हमने क्या बोला? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ। मैं दोनों का नहीं बताऊंगी, आप एक ही से समझ जाओगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जैसी चीज होंगी, बस आप डायरेक्शन चेंज कर देना लेफ्ट राइट, वो आप अपने आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हमने एग्जाम्पल लिया है, और नीचे जो है लो प्रेशर बन रहा है। अब नीचे लो प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ पे हवा कैसे चल रही होगी? इस तरीके से विंड जो है वो राइट तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, राइट तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी। इसका मतलब क्या है? जो विंड है वो नीचे एंटी क्लॉकवाइज चल रही होंगी, मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रही होंगी। अब यहां ऊपर भी क्या होगा? हवा जो है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है। होगा क्या? यहां से जो हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं वो इधर से बाहर की तरफ निकलेंगी इस तरीके से। ये पूरा एक सर्कुलर मैनर में चीजें चल रही होंगी। ये ऊपर ऊपर ही है सब कुछ। ये जो हवाएं बाहर जा रही हैं ये ऊपर की तरफ ही है, क्योंकि नीचे से जब हवा आ रही है तो वो डाइवर्ज कर जाएगी इस तरीके से। जो चीज नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी तो ऊपर जब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो साइड साइड में मुड़ जाएगी। तो यही चीज ऊपर जाके होगी। नीचे से क्या हो रही है? वो कन्वर्ज हो रही है और ऊपर जाके ऐसे दूर चले जा रही है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आसमान में, अगर ऊपर हाइट पे, हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर सर्कुलेशन कुछ इस तरीके का चल रहा होगा कि हवा जो है वो एंटी साइक्लोनिक सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। और जो हवा है वो वैक्यूम की तरह काम कर रही है, मतलब जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है ना, उसकी तरह ऊपर काम कर रही है कि नीचे से वो हवा ले रही है और बाहर की तरफ फेंक दे रही है। तो क्या होगा कि वो नीचे से और ज्यादा हवा को अपनी तरफ बुलाती रहेगी और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता रहेगा। लो प्रेशर एरिया में क्या होगा? हवाएं इसकी तरफ आएंगी और ऊपर की तरफ उठती रहेंगी। ऊपर जाने के बाद हवा का क्या हो रहा है? इस तरीके से वो बाहर निकल जा रही है, ठीक है। अब यही हाई प्रेशर का देख लेते हैं। हाई प्रेशर में क्या होगा? सरफेस पे अगर हाई प्रेशर है तो ऊपर हायर सर्कुलेशंस में, हायर एटमॉस्फेयर पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे हवाएं जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी तो हवाएं कैसे चल रही होंगी? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो अपने राइट तरफ डेविएट करेंगी, वो अपने राइट तरफ डेविएट करेंगे। तो ये कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज जो विंड है वो इधर पे क्लॉकवाइज घूमेगी। अब यहाँ पे क्या होगा? हवा यहाँ पे जा रही है दूर, हवा यहां से दूर जा रही है। अब हाई प्रेशर में हमने देखा था कि क्या होता है? ऊपर से हवा का दबाव आता है। तो यहाँ ऊपर आसमान में क्या हो रहा होगा? आसमान में भी इस तरीके से क्लॉकवाइज हवाएं चल रही होंगी, बट इसमें क्या होगा? इसमें विंड की डायरेक्शन ऐसी होगी, चारों तरफ से विंड इसमें घुस रही होंगी और नीचे से निकल रही होंगी, और नीचे आके यहाँ हाई प्रेशर बन रहा होगा और ये फिर नीचे दूर जा रही होंगी। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके समझ सकते हो कि ऊपर किस तरीके का सर्कुलेशन चल रहा है, ऊपर एयर में कैसा सर्कुलेशन चल रहा है वो भी डिसाइड करेगा कि नीचे हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा। जब आप जेट स्ट्रीम्स पढ़ोगे तो आपको ये चीज और डिटेल में समझ आएगी कि किस तरीके से जेट स्ट्रीम जो है वो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर लाने में हेल्प करती हैं काफी जगहों पे। जब गर्मियों के टाइम में लू चलती है तो आप देखोगे उसमें भी जेट स्ट्रीम का काफी बड़ा रोल होता है। ऊपर चलने वाली जेट स्ट्रीम क्या करती हैं? वो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है उस पे इस तरीके से विंड्स को, मतलब ऊपर इस तरीके का पूरा एयर का सिस्टम चलता है कि ऊपर से नीचे की तरफ एयर आ रही होती है और फिर वो चारों तरफ डाइवर्ज होती हैं, जिसकी वजह से हमें लू महसूस होती है। तो ये चीज हम आगे चल के जेट स्ट्रीम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि किस तरीके से जो सरफेस पे एयर सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होगा कि हायर लेवल पे सर्कुलेशन कैसा है। तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड रहेंगी।
तो अब इस पैराग्राफ को आप वापस पढ़ सकते हो। द विंड सर्कुलेशन एट द अर्थ सर्फेस अराउंड लो एंड हाई ऑन मेनी ओकेजन्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द विंड सर्कुलेशन एट हायर लेवल। तो काफी बार ऐसा होता है कि जो सरफेस पे लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर है उसमें किस तरीके का विंड सर्कुलेशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि हायर लेवल पे किस तरीके का सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा बट काफी बार जो हायर सर्कुलेशन है वो अफेक्ट कर सकता है सरफेस एयर सर्कुलेशन को। जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल कन्वर्ज एंड राइज। जनरली क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया है उसमें हवा कन्वर्ज करती है, सारी हवाएं एक दूसरे की तरफ आती हैं, लो प्रेशर की तरफ आती हैं और फिर वो ऊपर उठ जाती हैं, राइज करती हैं। ठीक है, लो प्रेशर मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, लो प्रेशर मतलब गर्म माहौल, गर्म मतलब हवाएं हल्की होके ऊपर उठेंगी, तो लो प्रेशर में क्या होगा, हवाएं जो है कन्वर्ज करेंगी और राइज करेंगी। ओवर हाई प्रेशर द एयर विल सबसाइड फ्रॉम अबव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस। तो जो लो प्रेशर में होता है उसका अपोजिट होगा हाई प्रेशर में। मतलब हाई प्रेशर में क्या होगा, एयर जो है वो सबसाइड करेगी, वो राइज नहीं करेगी बल्कि वो सबसाइड करेगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वो आएगी और नीचे आके वो डाइवर्ज करेगी, दूर जाएगी। ठीक है, सो फिगर 9.5 यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फिगर 9.5 है इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है एयर का कन्वर्जेंस, मतलब एयर एक दूसरे की तरफ आ रही है और फिर उठ रही है, ऊपर जाके डाइवर्जेंस हो रहा है ऐसे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पूरा दिखाया ना बना के कि अपर लेयर एटमॉस्फेयर में कैसा होगा, जो 3D मैंने आपको बना के दिखाया, वही चीज यहाँ पे 2D में दिखाई हुई है कि नीचे से एयर लो प्रेशर में कन्वर्ज करेगी और ऊपर डाइवर्ज होगी। और हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर में आप देख रहे हो ऊपर से हवा कन्वर्ज होकर आ रही है और नीचे डाइवर्ज हो रही है। हाई प्रेशर सरफेस पे है तो एयर जो है वो डाइवर्ज होगी इस तरीके से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जेंस सम एडीज, convection currents, orographic uplift and uplift along fronts cause the rising of air which is essential for the formation of clouds and precipitation। अब ये जो कन्वर्जेंस है इसके साथ साथ मतलब एक तो ये कन्वर्जेंस होगा, यहाँ पे लो प्रेशर कन्वर्जेंस की वजह से एयर जो है वो राइज करेगी नीचे सरफेस पे। इसके अलावा भी काफी बार जो एयर है वो राइज कर सकती है, किन किन कारणों में, एडीज। एडीज क्या होते हैं, एडीज जब वाटर करंट्स होते हैं, मतलब ओशन जो करंट्स होते हैं वो सर्कुलर मैनर में घूमने लगते हैं, इस तरीके से वो सर्कुलर मैनर में घूमने लगते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एडीज। तो एडीज में क्या होगा, उसमें भी जो एयर है वो राइज कर सकती है। कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं मतलब नॉर्मली हीट का जो ट्रांसफर होता है उसकी वजह से जो एयर है वो राइज करेगी। ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, जब पहाड़ों के अलोंग जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है तो भी एयर राइज होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली कोई हवा को ऊपर नहीं उठना था, कोई यहाँ पे लो प्रेशर ऐसा स्पेसिफिक नहीं बन रहा, बट हवाएं क्या करेंगी, वो पहाड़ों से टकरा जाएंगी तो वो ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेंगी, जिससे एयर कैसे दिखाई देगी कि हाँ एयर राइज हो रही है। तो इसको कहते हैं ओरोग्राफिक अपलिफ्ट। ओरोग्राफिक मतलब रिलेटेड टू माउंटेन, तो पहाड़ों के अलोंग जब एयर अपलिफ्ट करेगी। अपलिफ्ट अलोंग फ्रंट्स, जब दो फ्रंट्स मिलेंगे, जब एक वार्म एयर फ्रंट मिलेगा और जब एक कोल्ड एयर फ्रंट मिलेगा, कोल्ड फ्रंट मिलेगा, तो जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तो एक जो फ्रंट होगा वो ऊपर राइज कर जाएगा, तो अपलिफ्ट अलोंग फ्रंट्स। तो फ्रंट्स के बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मास है, एयर मास, एक वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, तो एक ये दोनों मास जब मिलते हैं, वार्म एंड कोल्ड एयर मास जब एक दूसरे से मीट करते हैं तो वो जो एरिया होता है जहां पे वो मीट करते हैं उसे फ्रंट कहते हैं। तो फ्रंट के अलोंग एयर राइज करती है। अब ये सारा जो है एडीज, कन्वेक्शन करंट्स, ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, अपलिफ्ट अलोंग फ्रंट्स, इन सब में क्या होता है, जो एयर राइज करती है वो बहुत इसेंशियल है क्लाउड्स के बनने के लिए और प्रेसिपिटेशन के लिए। मतलब जब एयर राइज करेगी इस तरीके से तो क्या होगा, ऊपर जाके क्लाउड्स बनेंगे और फिर प्रेसिपिटेशन होगी, बारिश, स्नो, हेल, ये सारी चीजें जो है वो होंगी। तो आई होप कि अब आपको ये जो पूरा सर्कुलेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो एयर है वो किस डायरेक्शन में कैसे मूव करती है। अगर आप कंफ्यूज हो तो एक बार इनको हाथ से बना के देखना और फिर भी समझना है तो वापस वीडियो को देखना, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम में आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है बट 2-3 बार देखोगे और जब हाथ से बनाओगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेन बात बस आपको इतनी रखनी है, जो डायरेक्शन में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बस इतना याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो राइट तरफ मूव करेगी, राइट तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, अपने राइट तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो जहां से भी आ रही है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मान लो इधर से हवा आ रही है तो इस हवा का राइट क्या होगा, वो इधर मुड़ जाएगी। अब
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हवा ऐसे आ रही है तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट ऐसे होगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। तो आपको ऐसे देखना है कि हवा किस हेमिस्फीयर में है और वो किस डायरेक्शन में मुड़ेगी, तो आप ये सारी डायग्राम इजीली बना पाओगे और आपको ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सब इजीली समझ आ जाएगा।